यह वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड है मेरी फेवरेट एनीमे वन पीस। इस वीडियो में हम कुछ बातें और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, जैसे कि क्यों वन पीस इतनी पॉपुलर है और ऐसी क्या बात है कि वन पीस से हर कोई इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाता है और उसकी फेवरेट एनीमे वन पीस बन जाती है। लेट्स स्टार्ट। वन पीस अब तक की सबसे सक्सेसफुल मांगा रही है। अब तुम कितने ही आर्ग्यू कर लो या फिर डिबेट कर लो कि ये मांगा या फिर एनीमे ज्यादा इंटरेस्टिंग है या इसकी क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है, बट चाहे कोई भी कितनी आइकॉनिक रही हो या किसी ने भी पब्लिक को ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, मैं यहाँ पर किसी भी सीरीज को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट जो स्टेट है उन्हीं के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। इस सब के बावजूद जब बात सेल से पॉपुलैरिटी की आए तो वन पीस हर सीरीज से बहुत ही ज्यादा आगे है, चाहे कोई कितनी भी पुरानी या फिर नई हो। एट द टाइम ऑफ इट्स एंड वन पीस सेल्स के अलग ही रिकॉर्ड बनाने वाली है और शायद कोई उन रिकॉर्ड्स को कभी छू भी ना पाए। अब बात करते हैं ये क्या है वो चीज जो वन पीस को इतना ग्रेट बनाती है। अगर हम किसी से पूछे कि तुम्हें वन पीस क्यों पसंद है, ज्यादातर सभी का आंसर होगा उसकी क्रिएटिविटी, कैरेक्टर्स, इमोशनल सीन्स, जो कि सभी का ठीक भी है। बट वन पीस की सबसे बढ़िया बात है वो है उसकी प्रेजेंटेशन। जिस तरह से उसकी स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है व्यूअर्स के सामने, जिस तरह से ओडा स्टोरी को लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं हर आर्क को, हम सभी इसको एंजॉय करते हैं और स्टोरी के साथ एंगेज रहते हैं। चाहे स्टोरी में कुछ भी हो रहा हो, हम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते। वन पीस कॉमिक 1997 में स्टार्ट हुई थी और उसके 2 साल बाद उसका एनिमेशन। तब से अब तक मतलब कितना क्रेजी है, 25 सालों से सीरीज चल रही है और कुछ फैंस तो अपने यंग एज से देख रहे हैं और साथ में अपने बच्चों के साथ देखते हैं, क्योंकि सभी को वन पीस एंड तक देखना ही है जिसने शुरू कर दी है। वन पीस फैन बेस सबसे क्रेजी फैन बेस है। ऐसी बात नहीं कि अब ऐसी सीरीज नहीं बन रही। अभी के टाइम में भी काफी सीरीज है जो अपनी स्टोरी को काफी लंबा लेके जा रही है, बट वो काफी जल्दी अपने प्लॉट को डिस्क्लोज कर देती है, जिस वजह से सीरीज की वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है जो व्यूअर्स को एटर्नल और वो हाइप देने के लिए जरूरी होती है। आजकल सीरीज के राइटर भी डर रहे हैं कि उनके व्यूअर्स का इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए और वो सीरीज को बीच में ही ड्रॉप ना कर दे, इसलिए उनके आर्क भी काफी छोटे होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा बैटल में फोकस करना चाहते हैं। एक हाइप जो फाइनल बैटल के लिए होती है उसी की तरफ जल्दी ले जाके खत्म करना चाहते हैं, बट वन पीस बिल्कुल इसका उल्टा करती है। आर्क्स को छोटा रखने की जगह वो आर्क्स को लेंथी रखती है, जिससे स्टोरी में और भी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट आता है और हर इमोशन को व्यूअर डीपली फील कर पाता है। लाइक जैसे हर आर्क से पहले वो कुछ न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं कुछ एक्स्ट्रा एपिसोड के साथ, लाइक जैसे वीवी और ब्रोकवर्ड्स को कराया था, जिनका प्रेजेंट से ज्यादा रोल फ्यूचर में होता है, ताकि हम उस कैरेक्टर से फेमिलियर हो जाएं और हमारी अटैचमेंट बिल्ड हो जाए, ताकि जब वो स्ट्रॉन्ग होल्ड में आए तो हम उससे ज्यादा एंगेज कर पाएं। जैसे किनेमोन और मोमोनोस्की, हम सभी को स्टार्टिंग में लगा होगा कि ये फिलर कैरेक्टर है बस, बट आगे वो मेन स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं और स्टोरी उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ती है। अब बीवी के केस में पहले उसे विलन की तरह इंट्रोड्यूस करा और बाद में ब्रोकवर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट की तरह, और बाद में बताया कि वो एक प्रिंसेस है जो स्पाई कर रही है क्रोकोडाइल पे। इस सब में ओडा ने 10 से ज्यादा एपिसोड लिए, जबकि सिंपली एक एपिसोड में खत्म हो सकता था, बट ओडा कुछ भी फालतू में नहीं करते हैं। उन्होंने एपिसोड के थ्रू बीवी के विल, उसकी फ्रेंडशिप और बेस्ट इंटरेक्शन दिखाया है। और वन पीस में हम एक बात को ज्यादा देखते हैं, वो है मेंस का प्राइड और उसका ऑनर, ये कितना इंपॉर्टेंट है सीरीज के लिए। इसके बाद ट्रम किंगडम जाता है, जहां हमें अब तक का बेस्ट फ्लैशबैक देखने को मिलता है। ट्रम किंगडम और एलिबास्टर किंगडम की हालत दोनों सेम ही थी। दोनों किंगडम के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे और दोनों किंगडम की टेंशन बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पर नोटिस करते हैं कि बाकी एनीमे में ऑथर इतना टाइम नहीं लेते हैं स्टोरी बिल्डअप करने के लिए, जबकि ओडा सीरीज में मिनिमम 50 एपिसोड लगाते हैं सिर्फ बिल्डअप करने के लिए, और इसी वजह से हर आर्क का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है और फाइनल बैटल का डेस्पिरेशन और रीजन ज्यादा समझ में आता है। और यहाँ तक कि हम सीरीज में छोटी छोटी स्टोरीज को भी देखते हैं जो देखने में काफी कूल लगती हैं, बट उनका हमेशा एक डीप मैसेज होता है और आगे स्टोरी में एक पर्पस भी होता है, जो सुनने में तो काफी इजी लगता है बट करने में नहीं है। इसलिए हम सेम चीज बाकी सीरीज में नहीं देखते। जहाँ बाकी होता है स्टोरी को ज्यादा एक्सटेंड करने के लिए उसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डेप्थ डाल देते हैं, बट ये ऐसा लगता है कि स्टोरी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा हो और धीरे धीरे वो बोरिंग लगने लगती है और हम छोड़ देते हैं। बट ओडा के केस में स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि वो हर एपिसोड में इतना कुछ रखते हैं कि स्टोरी एंजॉयबल रहे और बिना मैस्ड अप हुए। उसका सिंपल रीजन स्टोरी की डेंसिटी जो ओडा हमेशा बना के रखे हुए, बट यही सेम चीज उसके लिए गलत भी साबित होती है, क्योंकि हर चैप्टर में इतना ज्यादा कंटेंट है कि हर आदमी अपना खुद का एक सेपरेट ओपिनियन बना लेता है, वो भी एक सिंगल चैप्टर के लिए। बट मेरे ओपिनियन में ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। तो हर एक सिंगल चैप्टर में इतना कुछ देख लेते हो, रेफरेंसेस, हर कैरेक्टर का डेडिकेटेड स्टोरी पार्ट और थोड़ा बहुत फनी एलिमेंट जो सभी के लिए अलग अलग होता है। वन पीस के बारे में जितना बात करो उतना कम है। इसमें इतना कुछ है कितनी ही वीडियो बना सकते हो। लेट्स टेक एन आर्क फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्टार्ट विद एनीज लॉबी आर्क। अब इस आर्क को हम सबने अच्छे से देखा है, हर स्ट्रॉ हेड की डेडिकेशन रॉबिन के लिए। अब ओडा चाहते तो वाटर 7 में लूफी और CP9 की फाइट को ओवर कर सकते थे, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि स्ट्रॉ हेड को कोई ट्रेनिंग या प्रिपरेशन करनी पड़ी हो CP9 को हराने के लिए। उन पे वो रॉ स्ट्रेंथ थी, बट वो वाटर 7 में रेडी नहीं थे। बट ओडा ने पूरी टाइम लिया, फ्रैंक की फैमिली के साथ एक इंटरेक्शन दिखाया, फ्रैंक की कॉलेज स्टोरी में जगह दी, खासकर उसका वो एंशिएंट वेपन के डॉक्यूमेंट को जलाना काफी बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया जोरो की जर्नी वाले सीन को कैसे भूल सकते हैं हम। हमें ओडा ने याद दिलाया कि रोनो नोआ कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है क्रू में।
इसमें CP9 के मेंबर्स का वाटर 7 के लोगों का धोखा देना, फ्रैंकी की रियल साइड और रॉबिन के स्ट्रॉ हैट के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो, इतना सारा कुछ करने के लिए ओडा ने स्टोरी धीरे धीरे पेस पे रखी, जिससे हर कोई स्टोरी के साथ जुड़ पाता है। और बोलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल उन सीन, मुझे अभी खुद लिखने के लिए कोई भी सीन देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगता है कि सारे सीन दिमाग में चल रहे हैं अभी भी। मैंने खुद वन पीस लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, बस कैजुअली मुझे सर्व करते हुए मिली थी ये, और मैंने देखना शुरू करा और फिर रुकने अगर टाइम ही नहीं मिला। वन पीस को देखना मेरा डेली रूटीन बन गया था। फिर जब वहां पहुंच गया तो लगा कि अब क्या देखूं यार, और कोई सीरीज अच्छी लगी नहीं रही थी। चलो मैं अपना एक्सपीरियंस किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। बैक टू द टॉपिक, वन पीस में हर चैप्टर में इतना कुछ दिखाता है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कौन सा कैरेक्टर मेन स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और यहाँ तक कि हमारे किसी एक कैरेक्टर के लिए बनाई हुई इमेज तक फिक्स नहीं रहती। ओडा किसी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव में ला सकता है बिना स्टोरी को खराब करे। लाइक हमें इम्पेंड डाउन का सीन याद होगा जब क्रोकोडाइल अचानक से नेगेटिव से पॉजिटिव रोल में आ जाता है जस्ट बिकॉज इवानकोव सेड समथिंग टू हिम। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है क्रोको बेबी के लिए। और ऐसे कैरेक्टर की बात करें तो जो हमने ब्लैकबीड को देखा होगा तो हम में से किसी को आइडिया भी नहीं लगा होगा कि काला मोटा इतना कुछ प्लान कर सकता है और हर एक सही मूवमेंट पे खड़ा होगा। जेल ब्रेक के फायदा उठा के अपना क्रू बनाना, कब भागना है कब लड़ना है, जो इसकी 3 साइड को दिखाता है, एक कावर्ड, एक चालाक और एक ओवर कॉन्फिडेंट। ये कैरेक्टर मुझे सबसे बढ़िया लगता है सीरीज का। बट हेट भी सबसे ज्यादा इससे ही है। इसकी वजह से एज का पकड़ा जाना, वो हैंक को हर्ट करना सबसे ज्यादा बुरा लगा मुझे। सॉरी फॉर स्पॉइलर्स, ये एनीमे में अभी तक आया भी नहीं। ओवरऑल सीरीज की बात करें तो ज्यादातर सीरीज में टेंशन बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेते हैं, जिससे वो सीरीज आगे ही नहीं बढ़ पाती है, और किसी में तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कर देते हैं और अपना प्लॉट एडवांस में डिस्क्लोज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि व्यूअर्स इससे कनेक्टेड रहेंगे, बट धीरे धीरे ये बोरिंग सा होने लगता है। तुम खुद सोचो, किसी एक प्रोटैगनिस्ट को अगर उसकी शुरुआत ऐसी होती है कि उसे टॉप का एक फाइटर बनना है, बट सीरीज की शुरुआत से एंड तक अगर ऑथर यही नरेट करता रहेगा कि ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, और सारी स्टोरी लाइन उसी पे फोकस करके रहेगी और अदर कैरेक्टर साइड कैरेक्टर विदाउट एनी डेप्थ, कोई क्यों ही देखेगा उस कैरेक्टर को। सो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हर एक कैरेक्टर की डेप्थ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वन पीस में मैं भी सांजी से पहले कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, बट उसके पास्ट और फैमिली स्ट्रक्चर को अच्छे समझने के बाद सांजी यार कितना सही बंदा लगता है। वन पीस की स्टोरी के ओवरऑल की बात करें तो वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पैराडाइज, सेकंड योंको एक्ट और थर्ड है फाइनल सागा। ओडा ने पैराडाइज में सबको इंट्रोड्यूस और नॉर्मल बॉन्ड्स बनवाए और स्मॉल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करी, जो उस टाइप तो नहीं बट कुछ योंको एक्ट में तो कुछ फाइनल सागा में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। पैराडाइज एक्ट सबसे स्लो है, जिसमें स्टोरी काफी सॉफ्ट चलती है, और यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर पायरेट्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ तो काफी स्ट्रॉन्ग हैं, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ पायरेट्स भी हैं और मरीन भी जो उन्हें पकड़ते हैं फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस। स्टार्टिंग के आर्क्स भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है जितने बात की है, बट ये बात ओडा को पता थी। उन्होंने लिखा ही ऐसे है कि व्यूअर्स धीरे धीरे स्टोरी को कंज्यूम करना शुरू करें, और जब स्टोरी ट्रेस होने लगी उनके माइंड में, फिर बड़े बॉम्ब ब्लो किए जाए, जिससे स्टोरी में ऐसा भी नहीं लगता कि हाइप ही हाइप में निकल रही है। वो एक लाइफ की तरह है जिसमें पहले तो सब कुछ खुशहाल चल रहा है, फिर धीरे धीरे टेंशन बढ़ती है और फिर होती है फाइट उसके बाद, और उसके बाद सब नॉर्मली हो जाता है फाइट के। मुझे खुद इस तरह की स्टोरी बहुत पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि वन पीस के सारे एक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। मुझे पर्सनली फिशमैन आइलैंड वाला बोरिंग सा लगता है, बस उसकी लास्ट फाइट के कुछ सीन बढ़िया है। आई नो पूरा सिरा उसी के लिए है, बट उसके बाद पंग हैजार्ड में सारा बोर्डम गायब हो जाता है और स्टोरी में फिर से मजा आने लगता है। लॉ की एंट्री, कुछ फनी सीन और उसका पावर फ्लैक्स करना बहुत ही बढ़िया लगता है। और सबसे बढ़िया किनेमोन और उसका इंट्रो, और बात का सीरीज में बने रहना काफी एंगेजिंग लगता है। और फिर है ट्रेस रोजार, जो सब कुछ बदल के रख देता है। फाइटिंग, वहाँ के इतने सारे कैरेक्टर्स और लूफी और डोपी की फाइट, यहाँ पर मजा बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पर साबो का आना, एज का फ्रूट कंज्यूम करना वाज ग्रेट, और खास करके एंड का सीन, लूफी की फ्लीट सबसे बेस्ट। इसके बाद सबसे स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अब तक की लगी सीरीज है वो है जोनीशा। किस तरह से कोई सोच सकता है एक एलिफेंट वर्ल्ड सेंचुरी का और उसके ऊपर बसा एक शहर फॉर एनिमल्स, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पर सांजी किडनैप होना और लूफी को उसे बचाने जाना, और पुडिंग का देखना। मुझे पर्सनली पुडिंग काफी ज्यादा क्यूट लगी। और लूफी और काटागोरी की फाइट अब तक की सबसे मस्त फाइट। और इसके बाद वानो आर्क जो दिल को छू लेता है और अभी भी छू रहा है एनिमे वालों के लिए। मांगा वाले तो अभी आगे चल रहे हैं काफी। वानो में बहुत कुछ है जो तुम एंजॉय करोगे, और अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल आर्क है ये। इसमें सांजी, जोरो और लूफी की फाइट और तीनों का पावर अब देखने को मिलेगा, और रॉबिन भी देखने को मिलेगी, वो भी नए अवतार में। अगर अभी भी तुम्हें वन पीस देखने का रीजन नहीं मिला है तो मैं एक दे देता हूँ, जो है किंग ऑफ द हेल, रोरोनोआ जोरो। ये वीडियो कुछ अलग है मेरे लिए भी, तो अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना कि तुम में से कौन वन पीस पहले से देख चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो। आगे भी तो वीडियो लाऊंगा मैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए